हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक ऑन अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल। तो आप सभी बच्चों का क्लास 10 साइंस के सेशन में स्वागत करता हूं। मैं राघवेंद्र सिंह। आज के सेशन में क्या पढ़ाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को हमने कवर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, है ना। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर आ गया हूं। जी हाँ, आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज भी करेंगे और कल भी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, है ना। तो उसका पार्ट 2 भी आएगा। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, पार्ट 1 पार्ट 2 में हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग कवर कर लेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं कि कैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चन, जो कि मैं आज आपसे डिस्कस भी करूंगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया है, ताकि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल क्या रहता है ना। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूं। अब जैसा कि आप देख रहे हो, क्वेश्चन सीबीएसई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। अब क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 1, ए ड्राई पैलेट ऑफ ए कॉमन बेस बी। एक कॉमन बेस बी, उसका ड्राई पैलेट जब हम ओपन रखते हैं तो वो मॉइस्चर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और वो स्टिकी हो जाता है, यानी चिपचिपा हो जाता है। तो अभी इतने लाइन से अभी हमें बेस बी के बारे में कुछ पता चला, अभी पता नहीं चला, है ना। बेस बी कौन सा बेस है अभी तक हमको पता नहीं चला। तो आगे पढ़ते हैं। द कंपाउंड बी, मतलब ये जो बेस बी है, इज ऑल्सो ए बाई प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्काली प्रोसेस। तो क्वेश्चन ये पूछा है आइडेंटिफाई बी। अब हमको ये हिंट दिया है कि जो बेस बी है वो एक बाई प्रोडक्ट है क्लोर अल्काली प्रोसेस का। तो अगर आपको क्लोर अल्काली प्रोसेस याद है तो आपको फिर बी पता लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन कहीं ना कहीं घुमा के पूछा था, आपसे डायरेक्टली ना पूछकर घुमा के पूछा कि क्लोर अल्काली प्रोसेस में जो बेस का फॉर्मेशन होता है, वही बेस को ओपन रखने पर वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और चिपचिपा हो जाता है। तो फिर अगर आपको याद हो तो फिर वो बेस कौन सा है ना। तो आप उस बेस को अगर पता लगा लो तो वही तो आंसर है, आइडेंटिफाई बी। ठीक है, चलिए फिर और क्वेश्चन क्या पूछा है। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन बी इज ट्रीटेड विथ एसिडिक ऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड। वो जो बी है, वो जब किसी एसिडिक ऑक्साइड से हम रिएक्शन कराते हैं, मान लेते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो जो रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन किस टाइप का, ये भी आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई बी। दूसरा कि जब बी का रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड जैसे एसिडिक ऑक्साइड से कराते हैं तो जो रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन का टाइप बताना है। और क्या पूछा है, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो बी का जो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्शन हो रहा है उसको लिखना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोर अल्काली प्रोसेस पे आ जाते हैं। क्लोर अल्काली प्रोसेस मैंने आपको बताया है ना कि सैचुरेट, जब ब्राइन का यूज करते हैं, ब्राइन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और उसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्लोर अल्काली प्रोसेस पे हमें NaOH बेस मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस मिलती है ना। यही है ना क्लोर अल्काली प्रोसेस। तो इस क्लोर अल्काली प्रोसेस में जो बन रहा है बेस, वो कौन सा है, क्या हाइड्रोजन गैस बेस है, क्या क्लोरीन गैस बेस है, नहीं। जो बेस है वो क्या है, क्लोर अल्काली प्रोसेस में बनने वाले बेस का नाम है NaOH। तो इसका मतलब हमने बी को आइडेंटिफाई कर लिया। हमारा जो बी बेस है वो कौन सा बेस है, वो है NaOH। ठीक है, तो बी जो हमारा क्वेश्चन में पूछा था आइडेंटिफाई बी, उसका आंसर मिल गया हमको। तो इसीलिए अब जिन बच्चों को क्लोर अल्काली प्रोसेस याद नहीं होगा, क्या वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि हिंट क्लोर अल्काली प्रोसेस में छुपा था। तो फिर याद होना चाहिए। इसीलिए कंसेप्ट आप अगर सारे पढ़ोगे तो सारे कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो इस तरीके के घुमा के क्वेश्चन भी पूछे जाए तो आपके लिए आंसर देना बहुत आसान है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कहा है कि अगर इस बेस का हम किसी एसिडिक ऑक्साइड जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराए तो उस रिएक्शन का टाइप बताओ। अच्छा, अब ये बताओ कि सल्फर क्या है, मेटल की नॉन मेटल,
नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो उस एसिडिक ऑक्साइड का अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वैसा ही तो रिएक्शन होगा जैसा एसिड और बेस का होता है। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो उसी तरह अगर हम NOH ले लें तो ये बेस हो जाएगा, ये बेस है। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड से इसका रिएक्शन कराते हैं तो सल्फर नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। तो एसिड और बेस वाला रिएक्शन होगा, और एसिड बेस वाला रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा। तो जो सॉल्ट बना है वो Na2SO3 है और पानी बन रहा है। अब पूछा ये था कि जब हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ इस बेस का रिएक्शन कराएंगे तो ये रिएक्शन किस टाइप का है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, जहां एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। और केमिकल इक्वेशन को जो लिखना था तो वो आपका ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये आपका पूरा केमिकल इक्वेशन है। जो तीसरा क्वेश्चन पूछा था कि राइट द केमिकल इक्वेशन, तो ये केमिकल इक्वेशन है जो आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। आइडेंटिफाई बी, तो बी इज NaOH, ठीक है। और अगर NaOH यानी बी का रिएक्शन किसी एसिडिक ऑक्साइड जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो अगला क्वेश्चन पूछा था कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ। तो ये देखने से लग रहा है कि एसिड बेस का रिएक्शन है और सॉल्ट और पानी बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। और थर्ड में पूछा था, थर्ड पार्ट में, कि केमिकल इक्वेशन लिखो। तो बेस का जब NaOH का जब सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा, ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। तो पहले क्वेश्चन का हमने आंसर सॉल्व कर लिया। तो अब आपने क्या सीखा, चीज़ें सिंपल थी लेकिन क्वेश्चन CBSE बोर्ड वाले थोड़ा घुमा के बनाते हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, ना डरना है। आपने जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंस रहिए, है ना। उसी में क्वेश्चन छुपा है, हिंट दिया जाता है। जैसे यहाँ हिंट था क्लोर अल्काली प्रोसेस, और वो आपको याद होना चाहिए। तो ये याद है तो सारे क्वेश्चन का आंसर। और फिर एक यहाँ कंसेप्ट था न्यूट्रलाइजेशन वाला। तो 2 कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बहुत बेतरतीब हो, मतलब वो हो गए एकदम कि अंदर से इच्छा हो रही है सर अगला क्वेश्चन लाओ, अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो सॉल्व करो। देखो अगला क्वेश्चन कब आया है, CBSE 2018 बोर्ड के एग्जाम में आया है। तो अब ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, लिस्ट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड when dilute HCl is added to a small amount of copper oxide। तो जब डाइल्यूट HCl को हम ऐड करें किसमें, कॉपर ऑक्साइड में, यानी डाइल्यूट HCl का रिएक्शन अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ हो तो फिर क्या क्या चेंजेस आप देखोगे, आपको नोट डाउन करना है, लिस्ट करना है। और साथ ही साथ इन दोनों के बीच का जो रिएक्शन है उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड करके लिखना भी है, यानी राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ठीक है। अब अगर चैप्टर 1 आपने पढ़ा हो मुझसे, पढ़ाइए। तो चैप्टर 1 में मैंने बताया था कि कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या होता है, कौन से कलर का होता है, याद कीजिए, ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक होता है। और कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है, मेटल। और मैंने पढ़ाया है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, मेटल के ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक, यानी वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं अगर कोई बेस आ जाएगा तो। सॉरी, 1 मिनट, एसिडिक बोल रहा हूं, बेसिक होते हैं, माफ करना बच्चा। नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं। तो कोई एसिड आएगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेंगे। समझ में आया, माफ करना, यहां थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड क्या है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्या है, मेटल है, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, मेटल का ऑक्साइड, तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक। और इस बेसिक नेचर वाले कॉपर ऑक्साइड को अगर हम रिएक्शन HCl से कराएंगे तो एसिड से करा रहे हैं, तो बेस और एसिड का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट ऑफ वाटर। इतना तो हमको पता चल गया। अब देखो कॉपर ऑक्साइड का जब ब्लैक कलर होता है ना, और ये है आपका बेसिक नेचर का, और जब आप इसको
HCl यानी एसिड से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा और पानी बनेगा, है ना। अब सॉल्ट कौन सा बनेगा, तो यहां से कॉपर आएगा, यहां से क्लोरीन आएगा और बन जाएगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड। क्या बनेगा, कॉपर क्लोराइड, ये सॉल्ट बनेगा। अब कॉपर ऑक्साइड का कलर तो ब्लैक था, लेकिन जब सॉल्ट बनता है कॉपर क्लोराइड तो इसका कलर ब्लैक से चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। तो ये चेंज आपको नजर आएगा। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा था, लिस्ट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व। तो आपने जब डाइल्यूट HCl का रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से कराया तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ये ऑब्जर्व किया कि कॉपर ऑक्साइड का जो ब्लैक कलर है वो ब्लूइश ग्रीन में चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड एक मेटल का ऑक्साइड है तो इसका नेचर बेसिक होगा। तो जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, और जो सॉल्ट बन रहा है वो है कॉपर क्लोराइड जिसका कलर क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन। इसीलिए ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड चेंज हो जा रहा है ब्लूइश ग्रीन कॉपर क्लोराइड में। ठीक है, ये आपका चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं तो कहता हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया। तो ये चीजें अगर आप पहले से नहीं पढ़ोगे और एक एग्जाम में आ गया तो फिर मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पहले से किसी को कलर याद नहीं होता। कॉपर ऑक्साइड का कलर क्या है अगर आपको पहले से नहीं पता है तो एन मौके पर एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए कॉपर ऑक्साइड तो कलर आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा नहीं है ना। तो इसीलिए कलर तो याद करना पड़ेगा, और कलर इसी क्वेश्चन के बहाने में आपको याद भी करा रहा हूं। ठीक है, तो द ब्लैक कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल चेंज टू ब्लूइश ग्रीन कलर ऑफ कॉपर क्लोराइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, द कलर विल चेंज। ठीक है, और यहां रिएक्शन कौन सा हुआ, वही एसिड बेस वाला न्यूट्रलाइजेशन। एसिड था HCl और जो कॉपर ऑक्साइड है वो मेटल का ऑक्साइड है, इसलिए इसका नेचर क्या हुआ, बेसिक। और बेसिक के कारण ये बेस की तरह बिहेव करेगा और इसका एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। सॉल्ट जो बन रहा है वो कॉपर क्लोराइड है जिसका कलर ब्लूइश ग्रीन होता है, इसीलिए यहां आप कलर चेंज देख रहे हो। ठीक है, अब इसका क्या लिखना था, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये रहा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस 2HCl गिव्स कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस 2HCl गिव्स कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। अब देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। इधर लेफ्ट साइड रिएक्टेंट के साइड कितने कॉपर, 1 कॉपर, प्रोडक्ट के साइड 8 कॉपर, बैलेंस है कॉपर। ऑक्सीजन देख लें तो यहाँ 1, प्रोडक्ट में भी 1, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ 2, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, यानी क्लोरीन भी बैलेंस है। तो सारे एलिमेंट के एटम्स का नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, तो ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो ये सेकंड जो वाला पार्ट है उसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। और यहाँ आपको लिखना भी पड़ेगा थोड़ी, केवल आप पिक्चर कैसे बनाओगे। अगर आपके पास कलर लेके गए हो तो बहुत बढ़िया, इसको ब्लैक कलर से दिखा देना तो आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो आप चाहो तो इसको और सजा के लिख सकते हो, लेकिन इतना तो लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। कैसा लग रहा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ना। तो बिल्कुल मैं यहाँ आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही करा रहा हूँ, है ना। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी बच्चा सॉल्व कर लेगा, लेकिन जो टॉपर होते हैं वो ऐसे जो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करके ज़्यादा मार्क्स पाते हैं और ज़्यादा परसेंटेज बनाते हैं। तो आप हो टॉपर स्टूडेंट, और इसलिए मैं आपको इसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आ जाए बोर्ड एग्जाम में, आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, आइए देखते हैं। ए स्टूडेंट इज परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर बताइए। नेम द सब्सटेंस ही मस्ट ऐड टू एसिडिक एसिड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। उस सब्सटेंस का नाम बताइए
जो कि स्टूडेंट एसिटिक एसिड में ऐड करे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो, पहला क्वेश्चन। दूसरा, गिव द रेलेवेंट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो पहले चीज के लिए जो आपका केमिकल इक्वेशन है वो बताइए कि एसिटिक एसिड में जो चीज आप ऐड कर रहे हो ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बने, तो वो पूरा केमिकल इक्वेशन आपको लिखकर बताना होगा। ये सेकंड पार्ट है। और थर्ड पार्ट है इसका, हाउ वुड ही टेस्ट CO2 गैस इन द लेबोरेटरी। अब CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है, ये वो लेबोरेटरी में टेस्ट कैसे करेगा, कैसे पता लगाएगा, कंफर्म कैसे करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये CBSE 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ना, क्लियर। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे। अब यहां आपको जो पढ़ा है वो कंसेप्ट याद करना है। आपके पास क्या है, एसिड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको दिया क्या है, आपको दिया है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड एसिड है, और आपको पूछ रहा है कि एसिटिक एसिड का मैं रिएक्शन किसी ऐसे से कराऊं, किसी ऐसे केमिकल से, ताकि प्रोडक्ट में क्या बने, CO2 बने, और भी चीजें हो सकती है बनने। तो ये एसिड की कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है, कुछ याद आया? याद आया, जरूर याद आया होगा। मैंने पढ़ाया है कि एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। तो आपका ये एसिड है, तो इसका रिएक्शन किससे कराओगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो? या किसी मेटल के कार्बोनेट से कराना पड़ेगा या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराना पड़ेगा, है ना। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ा है कि नहीं? देखो ये वाला रिएक्शन, जैसे यहां देखो HCl क्या है, एसिड। तो ये कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये रिएक्शन बता रहा हूं। तो एसिड है, एसिड का रिएक्शन हमने क्या कराया, किससे कराया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम क्या है, मेटल। तो मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब हमने एसिड का रिएक्शन कराया तो देखो सॉल्ट बना, पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब हमको क्वेश्चन में कौन सा एसिड दिया है, एसिटिक एसिड। तो HCl की जगह हम क्या ले लें, बताइए, एसिटिक एसिड। और यहां क्या ले सकते हैं, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम क्या करते हैं, हम यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या ये ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने एसिटिक एसिड हो गया ये हमारा। तो एसिटिक एसिड का रिएक्शन हमने करा दिया किससे, वही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से। तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट कौन सा बना, CH3COONA, ये सॉल्ट बना। पानी बना, और कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। तो यानी जो पहले क्वेश्चन जो पूछा था कि नेम द सब्सटेंस ही मस्ट ऐड टू एसिटिक एसिड ताकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो, तो वो स्टूडेंट कौन सा सब्सटेंस ऐड करे एसिटिक एसिड में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो। तो सब्सटेंस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, समझ में आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देख लो ये चीज है ना, हमने एसिटिक एसिड में मिलाया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेशन टेस्ट हमको याद होना चाहिए कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही है, इसको कंफर्म कैसे करेंगे। गैस अगर मेरे सामने हो तो मुझे उस पर दिखेगा थोड़ी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना। मेरे सामने बहुत सारी गैस इधर से हाइड्रोजन, इधर से ऑक्सीजन, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड कोई छोड़ दे तो मैं डिफरेंट आंखों से थोड़ी पता लगा पाऊंगा। इसके लिए मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आंखों से तो मैं गैस को देख नहीं पाऊंगा, गैस के एटम तो दिखेंगे नहीं, तो मैं पता कैसे लगाऊंगा, टेस्ट से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट हमको याद होना चाहिए, और आपको पढ़ाया भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम किससे, लाइम वाटर से पास करते हैं। लाइम वाटर किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को आप लाइम वाटर से पास करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, दूधिया रंग का हो जाएगा, दूध जैसा सफेद हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट व्हाइट रंग का बनता है और ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। इसका मतलब कंफर्म है क्योंकि जो गैस आपने मिलाया किसमें, लाइम वाटर में, वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहा सेकंड पार्ट का आंसर। और जो केमिकल इक्वेशन पूछा था वो ये रहा। तो पहले पार्ट का आंसर ये, दूसरे पार्ट में पूछा था कि इक्वेशन लिखो, तो इक्वेशन ये, और फिर तीसरे पार्ट में पूछा था कि CO2 का कंफर्मेशन कैसे करेंगे,
तो उसके लिए हम CO2 को लाइम वाटर में पास करेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि गैस CO2 है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो ये मिल्कीनेस कंफर्म कर देगा यहां, मिल्कीनेस। अगर ये पूछ ले कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है किस कंपाउंड के फॉर्मेशन के कारण, तो मिल्की हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये रहा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्लियर? बहुत अच्छे तरीके से अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कई सारे स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और फिर 4 ऑप्शन दिया है यहां से यहां तक। अब इन 4 ऑप्शन में हमको करेक्ट ऑप्शन किसके लिए, अबाउट द एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमको बताना है कि कौन से वो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला क्या लिखा है, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। दूसरा लिखा है हायर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, लोअर द पीएच वीकर द बेस। यानी कुल मिला के पीएच स्केल पे क्वेश्चन पूछा है ना। तो अगर पीएच स्केल हम याद करें तो पीएच स्केल में जो रेफरेंस होता है वो हम pH 7 को लेते हैं, जिसे न्यूट्रल मानते हैं, है ना। और ये हो गया 0, ये हो गया 14। हम जितना pH कम जाएंगे, ये हो गया आपका pH स्केल। जितना pH कम होगा एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। pH कम तो एसिडिटी या एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा, एसिडिटी नहीं एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा। तो इसको तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि आपका अगर pH ज्यादा होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होगा, कम, है ना। ये भी तो कह सकता हूं, बिल्कुल। और बेस के कंपैरिजन, अगर बेस को कंपेयर करें तो बेस में जितना अधिक pH हो, 7 से जितना अधिक pH हो उतना बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। और इसका अपोजिट कर दूं कि pH जितना कम हो उतना कम बेसिक प्रॉपर्टी होगी। ये हमको पता है ना। ठीक है, ये अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, तो बच्चों ध्यान से, pH की वैल्यू जितनी कम हो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है। लेकिन बेस के कम केस में क्या होता है, pH की वैल्यू 7 से जितनी ज्यादा होगी उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ pH ज्यादा होने से ज्यादा होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ pH कम होने से ज्यादा होता है। अब यहां क्या लिखा है, हायर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड। गलत है, क्योंकि लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द एसिड। यही हमने सीखा ना, pH जितना कम हो एसिड उतना स्ट्रांग होता है। लेकिन यहां क्या बोला है कि एसिड स्ट्रांग तब है जब pH हाई हो, तो ये चीज तो गलत हो गई, है ना। पहला स्टेटमेंट गलत। हायर द pH वीकर द एसिड, हायर द pH वीकर द एसिड, हाँ सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है। लोअर द pH स्ट्रॉन्गर द बेस, pH अधिक होने पे बेस स्ट्रांग होता है, pH लो होने पे स्ट्रांग नहीं होता है, तो ये बात गलत हो गई। लोअर द pH वीकर द बेस, हाँ pH अगर कम होगा, है ना, तो बेसिक क्या होगी, कम मतलब किससे कम, 7 से ज्यादा है ना। जैसे मान लो एक का pH 8 है और एक का pH 10 है ना। तो वीक बेस कौन होगा, जिसका pH कम हो, है ना। ये कहने का मतलब है। तो लोअर द pH कम था इसीलिए ये वीकर बेस है, और इसका pH इसके कंपैरिजन में ज्यादा है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेस स्ट्रॉन्ग तब होता है जब pH ज्यादा होता है, यहां लोअर था इसीलिए ये बात गलत हो गई। और बेस वीकर तब होता है जब pH कम होता है, तो ये बात सही है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, सेकंड और फोर्थ। तो सेकंड फोर्थ मुझे कहां दिख रहा है, डी में, तो मेरा आंसर क्या है, डी होगा। ठीक है, ये रहा मेरा आंसर। क्लियर, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया है। क्लियर, अब आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट एसिड? इनमें से अगर वो कौन है जिसका अगर हम ट्रीटमेंट, जिसका रिएक्शन एसिड के साथ कराएं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा? अब याद करो, वही केमिकल रिएक्शन पढ़ाया है आपको कि एसिड कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस करता है? जब एसिड का रिएक्शन हम किसी मेटल के कार्बोनेट या किसी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं, तभी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब मार्बल पढ़ाया था आपको, मार्बल का केमिकल फॉर्मूला देखें तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ये कार्बोनेट है कैल्शियम का, मेटल का, तो इसके साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। जी हाँ। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसके साथ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे। ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी मेटल का क्या करता है? एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। लेकिन लाइम, लाइम आपका ना कार्बोनेट है ना हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये तो ऑक्साइड है। लाइम किसे कहते हैं? मार्बल आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, लाइमस्टोन भी कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गए। लेकिन लाइम तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं, और ऑक्साइड कभी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करता। तो कौन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेगा? डी। तो हमारा आंसर क्या है? डी है। समझ में आ गया? तो ध्यान रखना, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड का जब भी किसी मेटल के कार्बोनेट या किसी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन होता है तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, ये मेटल का एक केमिकल प्रॉपर्टी है। मेटल बोल रहा हूं, एसिड की एक केमिकल प्रॉपर्टी है, मेटल की नहीं। ठीक है, चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब सबसे पहले सर, ये मिनरल एसिड क्या होता है? अब बच्चों मैंने आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड भी पढ़ाया है, वहां कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है ना? तो देखो, एसिड दो टाइप के होते हैं, एसिड की दो कैटेगरी है। एक होता है मिनरल एसिड। मिनरल एसिड जैसे कि HCl है, जैसे कि H2SO4 है, जैसे कि HNO3 है, ये सब आपके मिनरल एसिड है ना? और एक होती है कैटेगरी कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना? कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि आपका CH3, जहां COOH आ जाए, जहां भी ये वाला ग्रुप आ जाए COOH, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्या यहां कहीं COOH है? नहीं, लेकिन ये दोनों क्योंकि H+ प्रोड्यूस कर रहे हैं इसीलिए इन दोनों कैटेगरी को हमने एसिड कहा है, लेकिन दोनों एसिड में डिफरेंस है। ठीक है, यहां कहीं भी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहां है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, साइट्रिक एसिड भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्लियर? SCOH लिख दूं, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी होती है। क्लियर? अब आप ध्यान से देखो क्या पूछा है, नॉट ए, कौन मिनरल एसिड नहीं है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है, साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड मिनरल एसिड है, नाइट्रिक एसिड मिनरल एसिड है, लेकिन जो साइट्रिक एसिड है वो मिनरल एसिड नहीं है। अब आप समझ गए होंगे वो कौन सा एसिड है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। मतलब साइट्रिक एसिड जो नींबू में एसिड पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, उसमें COOH होता है, ये इसीलिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड के कैटेगरी का एसिड है। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? साइट्रिक एसिड होगा, यानी बी। तो यहां भी मैं साइट्रिक एसिड लिख सकता हूं। ठीक है, साइट्रिक एसिड, विनेगर, सिरका कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी का एसिड है ना? समझ में आ गया? चलो, क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखो, देखो मैंने क्या लिखा है, टर्म 1 2021, यानी 2021 में जो CBSE बोर्ड एग्जाम हुआ टर्म 1, उसमें एसिड बेस एंड सॉइल चैप्टर में क्वेश्चन आया था। तो मतलब मैंने आपको
यही पिछले साल का बोर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं इस चैप्टर का। मजेदार बात है ना। देखो सॉल्व करो। क्वेश्चन में क्या दिया है, सैंपल दिया है, उसकी पीएच वैल्यू दी है। लेमन जूस पीएच 2.2, गैस्ट्रिक जूस पीएच 1.2, विनेगर 3.76, डाइल्यूट एसिटिक एसिड 3। अब आपको पूछा है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H+ आयन कंसेंट्रेशन। H+ आयन कंसेंट्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर हमको बताना है। अब H+, देखो क्या पढ़ाया था मैंने, H+ आयन का कंसेंट्रेशन जितना अधिक होगा, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी अधिक होगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी अधिक होगी पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी। ये ध्यान रखना है। H+ आयन ज्यादा बनेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब वो एसिड ज्यादा स्ट्रांग है, और एसिड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी पीएच की वैल्यू उतनी कम होगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब हमको जहां पीएच की वैल्यू सबसे कम है वहां H+ आयन का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा वाले को पहले रखना है, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब मैक्सिमम से मिनिमम। तो मैक्सिमम H+ आयन का कंसेंट्रेशन वहां होगा जहां पीएच सबसे कम होगा। तो इन सभी में देखो सबसे कम पीएच कहां है, सेकंड वाले में है ना। सबसे कम यही है ना, ये 2.2, 1.2, 3.76, 3। तो सबसे कम 1.2 है, तो ये कौन सा है, 2। तो 2 मैं सबसे पहले लिखूंगा, यानी 2 में पीएच सबसे कम है, इसीलिए 2 के केस में एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, H+ आयन का कंसेंट्रेशन भी ज्यादा है। तो ये 2 फिर, तो 2 हो गया पहले, ठीक है। 2 के बाद अगला कम पीएच की वैल्यू कहां है, आप देख रहे हो 2.2 में है। तो अगला कम पीएच वैल्यू, तो यहां H+ आयन कंसेंट्रेशन इससे कम होगा, ठीक है, सेकंड वाले से कम होगा, यानी 2 के बाद वो 1 आएगा। फिर बताइए, फिर अगला कम कौन सा, ये पीएच। तो फिर 4 वाले में और कम H+ आयन का कंसेंट्रेशन होगा, और सबसे ज्यादा पीएच कहां है, 3 वाले में। तो ज्यादा पीएच, तो H+ आयन का कंसेंट्रेशन सबसे कम कहां होगा, 3 वाले में। तो ये आपका सबसे मैक्सिमम H+ आयन का कंसेंट्रेशन है 2 में, और मिनिमम 3 में है। तो 2, 1, 4, 3 ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। देख लेते हैं, यहां है, नहीं है, 2, 1, 3, 4 नहीं है, 2, 1, 4, 3 यहां है, C। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है C, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेता तो 3, 4, 1, 2, लेकिन हमसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा। हो सकता था आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ ले, है ना। हो सकता है H+ आयन का कंसेंट्रेशन देके पीएच का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस कंसेप्ट पे सॉल्व कर सकते हो। ये कंसेप्ट ध्यान रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फोटो ले लो, ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। और एसिड के अलावा बेस के क्वेश्चन भी ऐसे बन सकते हैं, लेकिन बेस में क्या हो जाएगा, बेस में पीएच की वैल्यू जितनी अधिक उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ और उतना ज्यादा ही OH- आयन का कंसेंट्रेशन। तो ध्यान रखना, एसिड और बेस में कहानी थोड़ी अलग चलती है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम पकड़ लिया ना तो बस काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब मैंने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको पढ़ाया है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पढ़ाया था। कॉपर सल्फेट का जो ब्लू क्रिस्टल था उसमें 5 H2O मॉलिक्यूल थे, लेकिन जब हीट करते हैं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को तो पानी उड़ जाता है और ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल का कलर वाइट हो जाता है। तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के वजह से ही तो था कि वो पानी चला गया। तो अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। तो क्या यहाँ कहीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, नहीं है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाँ है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है,
Na2CO3.10H2O। तो क्या यहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? हाँ है, 10 मॉलिक्यूल। बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, क्या यहाँ कहीं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? नहीं है। तो कहाँ कहाँ है? सेकेंड और थर्ड में। तो सेकेंड एंड थर्ड का है सी में, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी होगा, सी। ये डी नहीं होगा। अच्छा, डू नॉट हैव पूछा है। हाँ ध्यान दो बच्चों, आंसर डी ही होगा। मैंने गलती से ये पढ़ लिया था कि कहाँ है, तो सेकेंड और थर्ड में, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? डू नॉट हैव। तो किसके पास नहीं है? फर्स्ट के पास नहीं है, फोर्थ के पास नहीं है, तो इसीलिए आपका आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देख लेना, ये गलती हो जाती है। डू नॉट हैव पूछा है, नॉट पूछा है कि आपका सीधा पूछा है। दो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव या विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव। तो यहाँ देखो डू नॉट पूछा था, तो देखो फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब ऐसे क्वेश्चन तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको फॉर्मूला याद होगा। तो यानी इस चैप्टर में आपको जितने भी सॉल्ट, एसिड, जो भी बेस है, सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, स्पेशली जो ये दो सॉल्ट आते हैं ना, सबके फॉर्मूले याद होने चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको सॉल्ट दिया है, पेरेंट एसिड, पेरेंट बेस दिया है और सॉल्ट का नेचर बताया है। अब पूछा क्या है? स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे है? मैंने पढ़ाया था कि जो सॉल्ट बनता है एसिड बेस के रिएक्शन से, वो सॉल्ट का पीएच या नेचर किस पे डिपेंड करता है? आपने एसिड और बेस कैसा लिया है, स्ट्रॉन्ग लिया है कि वीक लिया है। ठीक है, अब मैंने पढ़ाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है, वो उस सॉल्ट का पीएच 7 होता है, वो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, फिर अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनेगा तो वो सॉल्ट कैसा होगा? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो सॉल्ट भी बेसिक होगा, पीएच 7 से ज़्यादा होगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से सॉल्ट बनेगा तो चलेगी किसकी? एसिड की। तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, उसका पीएच 7 से कम होगा। अब यही चेक कर लेना हमको। सोडियम क्लोराइड तो किस एसिड से बना है? HCl एसिड से, और बेस कौन सा है? NaOH। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और बेस NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर कैसा बनाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा। जबकि यहां क्या लिखा है? बेसिक, तो ये गलत हो गया। फिर सोडियम कार्बोनेट, H2CO3 एसिड और NaOH बेस से बनता है ये सॉल्ट। अब H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब पानी में मिल जाती है ना, कार्बोनिक एसिड बनता है। आपके कोल्ड ड्रिंक में यही एसिड होता है ना? तो कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, इसका मतलब ये एसिड बहुत वीक होगा, तभी तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो कोल्ड ड्रिंक पीते तो जल नहीं जाता शरीर, है ना? तो कहने का मतलब ये वीक एसिड है। और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना? ये S और W का मतलब यहाँ समझ लो। देखो, ये भी क्वेश्चन टर्म 1 पिछले साल बोर्ड एग्जाम में आया था। S का मतलब स्ट्रॉन्ग, ये जो S का लिख रहा हूं मतलब स्ट्रॉन्ग, और W मतलब वीक। ठीक है, तो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट बेसिक होना चाहिए। यहां क्या लिखा है? न्यूट्रल, गलत। सोडियम सल्फेट कैसे बना है? H2SO4 एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से। तो H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस से सॉल्ट बनेगा, तो सॉल्ट क्या होगा? न्यूट्रल, है ना? यहां क्या लिखा है? एसिडिक, गलत हो गया। सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड, सिरका, वीक एसिड है। और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनेगा तो चलेगी किसकी? बेस की, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट भी बेसिक होगा। यहाँ बेसिक लिखा है मतलब ये सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है ना? तो देखो 1 बाय 1 मैंने सारे ऑप्शन आपको बताए, क्यों सही है क्यों गलत है। तो ये कंसेप्ट याद रखना, है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया था हमारा, अब 10 पे आ गए। अब इसमें क्या करना है? इसमें आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द गिवन टेबल आर करेक्ट। तो एक जगह नेचुरल सोर्स दिया है और उस सोर्स में एसिड जो पाया जाता है वो दिया है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला देख लेते हैं,
ऑरेंज, संतरे में ऑक्जेलिक एसिड होता है क्या? नहीं, ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में, टोमेटो में, तो ये चीज तो गलत हो गई। ठीक है। सॉर मिल्क यानी कि कर्ड, दही, दही में क्या लैक्टिक एसिड होता है? हाँ होता है। एंट स्टिंग, चींटी के काटने पे, चींटी के डंक में क्या मिथेनोइक एसिड होता है? हाँ जी बिल्कुल होता है, तभी तो जलन होती है। और टैमरिंड, इमली में एसिटिक एसिड होता है? नहीं, टार्टेरिक एसिड होता है, तो ये चीज तो गलत हो गई। तो सही का क्या है? सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड कहाँ दिया है? सी ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया और इस तरीके से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 1 को हमने कंप्लीटली डन कर लिया है ना। और नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर के यानी एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पार्ट 2 लेकर आऊंगा, उसमें भी बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आज आपको मैंने काफी प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस कराया। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन उसी एनसीईआरटी के सिलेबस से ही बनेंगे, घुमा के बन सकते हैं, है ना। तो इन सभी क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो सेशन से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पर पढ़ते रहिए, सेशन को देखते रहिए और अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ले खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, थैंक यू सो मच।